सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कौन कौन उनको शपथ दिलाता है, कैसे कैसे उनका पद होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में मैं आपको मंत्री परिषद पढ़ाऊंगा, कितने मंत्री होते हैं केंद्र में, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है और प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। आपको नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। देखिए, भारत में राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। जैसे ब्रिटेन में राजा होता है, ऐसे भारत में राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन में राजा सिर्फ नाम मात्र का राज्य है, इसी तरह भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वो भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है, इसलिए ये कार्यकारी जो प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति या चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, उन्हें मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है। देखिए, लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगी उनका एक नेता होगा, उसी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती कि इसलिए अलग अलग से उनके प्रधान, जैसे राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है ऐसे प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता, ना उपराष्ट्रपति के लिए जैसे चुनाव होता है ना वैसे होता है। प्रधानमंत्री को जो बहुमत दल होता है उसका जो नेता होता है प्रमुख, उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उन्हें मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है और जो प्रधानमंत्री होगा वही मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। ठीक है, आपको समझ में आया प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री कार्यकारी का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्तियों के बारे में। क्या जान लेते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। पहला पॉइंट, जो बहुमत दल का नेता होगा राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। ठीक है, सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, चुनाव, उनके नियुक्तियों की प्रक्रिया क्या क्या बताइए, बहुत सारी चीजें बताइए, उपराष्ट्रपति के बारे में बताइए, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ बताया गया अनुच्छेद 75 में कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, इतना बताया गया अनुच्छेद 75 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान स्वयं मंत्रिपरिषद को मान्यता देती है। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लिखा है लेकिन मंत्रिपरिषद के बारे में लिखा है 74(1) में। किसमें लिखा है? 74(1) में। तो आपसे ये एग्जाम में पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में किस में लिखा है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 75 में लिखा है। मंत्रिपरिषद के बारे में किस में लिखा है? अनुच्छेद 74(1) में लिखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। चलिए
आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का परिस्थितिजनक विवेकाधिकार, मतलब जब परिस्थिति जैसी हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार भी कुछ भी निर्णय ले सकता है, विवेक के अनुसार। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का प्रयोग निम्नलिखित दो स्थितियों में कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब गठबंधन सरकारों के मामले में लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होती। मतलब देखिए, जब दो पार्टियां होती हैं, दो ही होती हैं, तीनों कितनी में हो, जिसके पास आधी आधी सीट है, अब स्पष्ट नहीं हो रहा कि किसके पास बहुमत है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से अनुसार अपने जो स्पष्ट व्याकरण है वो दे सकता है। ठीक है, ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के 1 महीने के भीतर लोकसभा में विशेष मत पारित किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास मत पारित किया जाना चाहिए। देखिए, दो पार्टी होती है, दोनों में से किसी के पास भी बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति किसी एक को बुला के उसको कहेगा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो जाइए और आपको 1 महीने के अंदर लोकसभा में विश्वास मत पारित करना है। यदि आप विश्वास मत पारित कर पाते हैं और आप सफल होते हैं विश्वास मत में, तो आप प्रधानमंत्री रहेंगे, अन्यथा आप प्रधानमंत्री से निकल जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा चुनाव होंगे। ठीक है, इसलिए दो प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए 1969 में तात्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, कौन? नीलम संजीव रेड्डी ने स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। देखिए, जब किसी के पास बहुमत नहीं थी 1969 में, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने अपने विवेक के अनुसार चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इनसे कहा था आप प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाइए और इनको 1 महीने का समय दिया था कि आप विश्वास मत पारित कर दीजिए, लेकिन ये विश्वास मत पारित नहीं कर पाए तो ये हट गए। ठीक है, इस तरह ये एक एग्जाम्पल है जिसकी तरह से उन्होंने अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल के दौरान अचानक निधन हो जाता है, जब किसी प्रधानमंत्री का जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था उनके कार्यकाल के दौरान, तो क्या वो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या नहीं, अपने विवेक के अनुसार किया। कैसे किया? विवेक के अनुसार किया। इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई सन 1984 में, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया, राष्ट्रपति परिस्थितिजनक भी अपने अधिकार से ये निर्णय ले सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित फैसले कैसे कैसे होते हैं। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1980 में दिए गए फैसले के अनुसार एक व्यक्ति को उचित अवधि के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए 1980 में एक फैसला दिया गया जिसमें एक व्यक्ति, मतलब एक दल होता है, वो अगर लोकसभा में बहुमत पारित कर देता है तो उसी दल का जो प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 1997 में दिए गए निर्णय के अनुसार संसद के किसी भी गैर सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सन 1997 में जो भी कोई भी, मतलब कोई भी सदन का सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति, उसको भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का या तो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलिए प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, किसमें? तीसरी अनुसूची में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की शपथ से संबंधित अनुच्छेद किसमें? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित है। देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलें। चलिए, शपथ में प्रधानमंत्री भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता में सच्चे विश्वास की शपथ लेते हैं। जो शपथ लेते हैं वो होता है, ठीक है, ये गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं जिसमें वह किसी भी मामले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करने की शपथ लेते हैं जो उनके विचार में लाया जाता है। ये दोस्तों सब शपथ है, तो आपको इनसे ज्यादा नहीं रखनी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। किसमें बताया गया? तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता।
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसके लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी पता है क्योंकि उसके पास बहुमत है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा तभी बर्खास्त भी किया जा सकता है जब वह लोकसभा का विश्वास खो देता है। मैंने आपको बताया, जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और कोई प्रधानमंत्री हार जाता है, अविश्वास प्रस्ताव में ठीक हो जाता है, तो उसको क्या है, उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक पात्रताएं। प्रधानमंत्री के नियुक्ति के लिए क्या क्या पात्रताएं उसके बारे में जान लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शपथ लेने के समय उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए, जब आदमी शपथ ले रहा हो, जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहा हो, तो उसे राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर इन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अब आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष है, क्योंकि न्यूनतम जो आयु है वो लोकसभा के मामले में, अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और कोई भी अगर राज्यसभा का व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं वेतन और भत्तों के बारे में। इसके बारे में जान लेते हैं वेतन और भत्तों के बारे में। प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्री को मिलने वाले पारिश्रमिक कुछ अतिरिक्त भत्तों और सुविधाओं के प्रावधान के साथ संसद द्वारा तय किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री को जो संसद होते हैं, सदस्य होते हैं संसद के, सभी सदस्यों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं, लेकिन उनको कुछ पारिश्रमिक अतिरिक्त भत्ते सुविधाएं भी प्राप्त की जाती हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो कि संसद के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब पढ़ लेते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक पात्रताएं। क्या पढ़ लेते हैं? आवश्यक पात्रताएं। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति या इस्तीफे से संबंधित विषयों पर सलाह देता है। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को किसी अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, इनके संबंधित इस्तीफे नियुक्ति से संबंधित इनको विशेष सलाहें पर देते हैं। क्या देते हैं? सलाह देते हैं। ठीक है, विभागों का आवंटन, जब विभागों का बंटवारा होता है तो भी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विभागों के वितरण और फेरबदल के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासनिक मामलों से संबंधित जानकारी देने में सहायता करता है। ये आपको इतने याद नहीं रखने, कुछ याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ। अध्यक्ष के रूप में कार्य प्रधानमंत्री विभिन्न परिषदों जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय जल संसाधन का परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी कि पदेन अध्यक्ष इन सभी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुखिया के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और संसद के सदनों में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अन्य कार्य। विदेशी नीतियों को आकर देना, पार्टी का नेता, राजनीतिक मुखिया आदि प्रमुख कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा या उसके नेतृत्व में किए जाते हैं। ये आपको याद नहीं रखने। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं उनके बारे में
जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको अनुच्छेद 74 बताया था। यह अनुच्छेद मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने की उसकी शक्ति से संबंधित है। ये मैंने आपको बताया था पहले कि अनुच्छेद 74 एक में क्या बताया गया, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। क्या देगी? सलाह देगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर ट्रिपल स्टार बना लेंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 74 में। ठीक है, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 75 में कहा गया, इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 75 में बताया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सिर्फ इतना बताया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ये भी आपको पता, मैंने आपको बताया था। मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या का 15% है। जैसे अभी वर्तमान में मान लीजिए 500, क्या है 500 नहीं 100 मान लीजिए। ठीक है, मैं आपसे 100 से बता दूंगा तो आप ज्यादा समझ जाएंगे। 100 संख्या है। ठीक है, 100 का 15% ही जो होंगे वो क्या होंगे, मंत्री होंगे। इसका 15% यानी 15 जो व्यक्ति हैं वो ही क्या होंगे, मंत्री होंगे 100 में से। ठीक है, यह व्यवस्था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लागू की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा की कितनी संख्या का कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकते हैं, तो आप बताएंगे 15% व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, ये भी आपको पता है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप बताएंगे मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मंत्रियों को किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। दो अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के रूप से की हुई कहा जाता है। मतलब कोई भी जब कार्य किया जाता है तो वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, ये अनुच्छेद 77 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 77 और क्या कहता है, राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए नियम बनाता है। क्या बनाता है, नियम बनाता है। ठीक है, अनुच्छेद 78 क्या कहता है, सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्तियों से संबंधित सलाह भी देता है। ठीक है, क्लियर होगा दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको प्रधानमंत्री समझ में और उससे संबंधित अनुच्छेद कुछ जो थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों मंत्री परिषद के बारे में जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मंत्री परिषद के बारे में, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। मंत्री परिषद में निम्नलिखित शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल होते हैं, उप मंत्री शामिल होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं मंत्री परिषद में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, ये आपको याद होगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो आप बताएंगे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15 से 20 तक रहती है। कितनी रहती है? 15 से 20 तक रहती है कैबिनेट मिनिस्टरों की संख्या। ठीक है, यह मंत्री परिषद का मुख्य भाग या केंद्र होता है। देखिए, कैबिनेट जो होता है सबसे ऊपर जो केंद्र में होता है उसका भाग होता है। कैबिनेट मंत्री सबसे प्रमुख होता है। जैसे अभी वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह, तो वो क्या है, वो कैबिनेट मंत्री हैं। क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा मंत्री पद होता है। ठीक है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। किसमें दिया गया? 352 में दिया गया। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि कैबिनेट का शब्द संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो आप बताएंगे किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। किसमें उच्छेद है? अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। ठीक है, नीतियों के संबंध में कैबिनेट सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जब कोई नीतियां बनाई जाती हैं तो उसमें जो कैबिनेट होता है वो सर्वोच्च निर्णय के लेने के लिए अधिकारी होता है, क्योंकि ये तो सब नीचे इनके नीचे काम करते हैं। कैबिनेट के नीचे राज्य मंत्री काम करता है, राज्य मंत्री के नीचे उप मंत्री काम करता है, ऐसे तो होता है। तो सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों राज्य मंत्री के बारे में।
ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार होते हैं और एक संलग्न कार्यालय होते हैं। क्या होते हैं? एक तो स्वतंत्र प्रभार होते हैं और एक संलग्न कार्यालय होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, राज्य के संलग्न मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को उनके काम में सहायता करने में मदद करते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे डिप्टी मिनिस्टर होता है, एक देखिए दोस्तों, एक तो चीफ मिनिस्टर होता है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है। ऐसे एक तो राज्य मंत्री होता है, उसके भी एक राज्य मंत्री होता है। ठीक है, मतलब उप राज्य मंत्री, ये आप मान लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। चले आगे, चलिए अब मान लेते हैं उप मुख्यमंत्री। ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते और कैबिनेट मंत्रियों से संबंध होते हैं। ये मंत्री जो है स्वतंत्र नहीं होते, ये कैबिनेट मंत्रियों के नीचे काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों मंत्री परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। ठीक है, और इस क्लास को खत्म करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 74 बताता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये मैंने आपको बता दी। 74 क्लियर हुआ? 3 बार रिवाइज हो गया दोस्तों अनुच्छेद 74, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अनुरोध कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की दी गई किसी तरह की सलाह पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी होती है। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पेश किया गया। देखिए, जब मंत्रिपरिषद कोई सलाह राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दोबारा भेजी है तो उसको मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को मानना ही होगा। ये क्या बाध्यकारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कई बार रिवाइज हो रहे हैं तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% होती है। ये भी आपको बता दिया है। यह प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये भी आपको बता दिया है। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद दोनों में से किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कुछ अनुच्छेद और हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक कुशल संचालन के साथ साथ मंत्रियों के बीच ऐसे कार्यों के वितरण के लिए दिशा निर्देश स्थापित करेगा। ये आपको याद नहीं रखना। अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है। संघ के मामलों के प्रशासन के साथ साथ विधायी पहल से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे और इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हैंड्स रिटन जरूर बनाएं दोस्तों नोट्स, क्योंकि दोस्तों मैं आपको PDF तो प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए, आप जब अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आधी चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, इसलिए आप अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इसी अंदाज में ट्रिकों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।